Myself, Dr. Mahesh Kumar Paliwal, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि हमने द्रव बीएससी पार्ट फर्स्ट का द्रव अवस्था प्रारंभ कर रखा है और उसमें हमने उसके दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा और उससे पहले हमने द्रवों के बारे में सामान्य परिचय और उसके गुण के बारे में पढ़ा। आज हम द्रवों की संरचना के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रवों के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है द्रव गैस का विस्तारित रूप है। ये दिया गया, यानी कि द्रव जो होते हैं वो गैस का विस्तारित रूप होते हैं और सामान्यतः इसमें गैसों जैसे ही गुण होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा नियम आया वो आया बर्नौली और स्कॉट का सिद्धांत। ये जो है वो रैंडम पैकिंग पर आधारित है, यानी कि द्रवों के अणुओं के अव्यवस्थित संकुलन पर आधारित है। और उसने अव्यवस्थित संकुलन माना, इसने न तो द्रवों को गैस जैसा माना और न ही ठोस जैसा माना। तीसरा जो नियम आया द्रवों का आयरिंग सिद्धांत आया, और द्रवों का आयरिंग सिद्धांत जो है वो ये बताता है मुख्य रूप से कि द्रव जो होते हैं उसमें गैसों और ठोसों के समान गुण पाए जाते हैं। तो इन्हीं बातों पर ये 3 नियम दिए गए। तो पहला नियम तो उसको गैस मानता है, दूसरा नियम जो है वो गैस और ठोस कुछ भी नहीं मानता, इंडिपेंडेंट है बर्नौली और स्कॉट का। और जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि द्रव जो होते हैं वो उसमें कुछ गुण गैस के होते हैं और कुछ ठोसों के गुण होते हैं, यानी कि द्रवों में गैस व ठोसों के समान प्रकार के गुण ही पाए जाते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं द्रवों का विस्तारित रूप। तो हम ये बात करते हैं, इसके आधार पर ये बताते हैं कि द्रव जो है गैस का विस्तारित रूप कैसे होते हैं। द्रव गैस का विस्तारित रूप कैसे होंगे? जब उसमें गैसों जैसे ही गुण होंगे, तभी अपन उसको द्रव को गैस का विस्तारित रूप कहेंगे। तो पहली बात तो ये हुई, गैसों के समान द्रव को भी किसी पात्र में रखा जा सकता है। पात्र की दीवारें द्रव पर इस प्रकार प्रभाव डालती हैं कि उनका परिणामी दाब शून्य हो जाता है। इस प्रकार द्रव का केवल द्रवस्थैतिक दाब ही होता है। यही कारण है कि स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में लगने वाला दाब समान होता है। यही गुण गैसों में भी पाया जाता है, अतः द्रव को गैस के समान ही माना जाता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई, क्रांतिक ताप पर द्रव और गैस अवस्थाओं की घनत्व समान हो जाते हैं। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रांतिक दाब होता है, वहाँ पर द्रव और गैस जो होते हैं उनके घनत्व जो होते हैं वो समान हो जाते हैं, अर्थात द्रव और गैस अवस्थाओं में अंतर नहीं होता है और द्रव का व्यवहार जो है वो गैस के समान ही हो जाता है जहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तीसरी जो बात है वह है वास्तविक गैसों की वान डेर वाल्स समीकरण में यदि वान डेर वाल्स स्थिरांकों ए और बी को नए संदर्भ में परिभाषित कर दाब, आयतन व ताप को पी आर या पाई, वी आर या थीटा तथा टी आर वी आर या फाई से और टी आर या थीटा से व्यक्त करें तो हमें सम्मानित अवस्था समीकरण प्राप्त होती है, तथा ये एक सामान्य समीकरण है जो तरल पदार्थों पर यानी कि द्रव और गैस के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। तो हमारे पास वान डेर वाल्स समीकरण क्या है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वान डेर वाल्स समीकरण है। अब देखिए, हमने कहा था P की जगह अपन अगर पाई रिप्लेस कर दें और V की जगह अगर फाई कर दें और T की जगह अगर अपन थीटा कर दें तो हमारे पास सम्मानित अवस्था समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हम रख दें पाई प्लस 3 अपॉन फाई स्क्वायर इंटू 3 फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा।
ये जो है समानित अवस्था समीकरण है, जहाँ पर पी आर इज इक्वल टू पाई है इज इक्वल टू पी अपॉन पी सी है, और वी आर इज इक्वल टू फाई है जो है वी अपॉन वी सी के बराबर है, तथा टी आर इज इक्वल टू थीटा है जो टी अपॉन टी सी के बराबर है, तथा सी जो है वो क्रांतिक ताप के लिए है, और जो आर हमने इसमें डिनोट किया है वो रिड्यूस्ड यानी कि सम्मानित के लिए यूज किया गया है। तो पी आर जो है वो हो जाएगा सम्मानित दाब, वी आर हो जाएगा वो सम्मानित आयतन, टी आर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सम्मानित ताप। तो इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं कि गैस जो होते हैं, द्रव जो होते हैं, गैसों का विस्तारित रूप ही होते हैं। अब दूसरा आता है बर्नौली स्कॉट का सिद्धांत। यह सिद्धांत द्रव के अणुओं की अव्यवस्थित संकुलन रैंडम पैकिंग पर आधारित है। इसके अनुसार क्या करते हैं, बर्नौली ने द्रवों की ठोस अथवा गैस अवस्था से तुलना नहीं की, बल्कि द्रवों को मात्र अणुओं का एक अव्यवस्थित समूह ही माना, जिसमें अणु अव्यवस्थित तो हैं परंतु फिर भी अपेक्षाकृत पास पास हैं। बर्नौली ने क्या कहा, न तो इसकी ठोसों की तुलना की न गैसों की, और ये कहा कि ये जो द्रव होते हैं वो मात्र अणुओं का एक अव्यवस्थित समूह है, रैंडम पैक ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें अणु अव्यवस्थित हैं परंतु फिर भी अपेक्षाकृत रूप से थोड़े पास पास होते हैं, यानी कि कुछ अरेंजमेंट होता है। तो उसके बाद में उसने बात की कि जो होता है वो लॉन्ग शॉर्ट रेंज तो अरेंजमेंट होता है, जबकि जो लॉन्ग रेंज जो है वह अव्यवस्था होती है। तो इसकी बात की, तो इसके बाद उन्होंने बताया जैसा चित्र में बताया गया है, चित्रानुसार द्रव्य के अणु अनियमित बहुफलकीय आकृति बनाते हैं, जिसमें सामान्यतः तलों की संख्या 13 तथा तल की आकृति पंचभुजीय होती है। इस प्रकार ये संरचना एक निबड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग तो प्रदर्शित करती है, परंतु संकुलन जो होता है वह ढीला होता है। ये जो है हमने बता रखा है इसमें। देखिए द्रव में जो है ये 5 जो है वो पैकिंग तो हो रखी है 5 अणुओं की, इस प्रकार से जो हमने दिखा रखी है यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, और इसके चारों तरफ है। तो पंचभुजीय पैकिंग तो है, परंतु ये पैकिंग जो है वो ढीली पैकिंग है, मतलब क्लोज पैकिंग नहीं है, इसमें निबिड़ संकुलन नहीं होता। जबकि द्रवों में किसी प्रकार का संकुलन, जबकि ठोसों में निबिड़ संकुलन होता है, क्लोज पैकिंग होती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, क्या कहा, इस प्रकार से द्रव में लघु प्रास यानी शॉर्ट रेंज व्यवस्था पाई जाती है, परंतु दीर्घ परास लॉन्ग रेंज अव्यवस्था होती है। द्रव अवस्था में संकुलन को आकर्षण के बल प्रभावित नहीं करते, बल्कि प्रतिकर्षण के बल प्रभावित करते हैं। अतः द्रवों में समन्वय संख्या 4 से 11 के बीच परिवर्तित होती रहती है। ये बताया किसने, बर्नौली और स्कॉट ने। तो बर्नौली और स्कॉट ने मुख्य रूप से 3 बात बताई कि जो द्रव होते हैं वो न तो ठोस होते हैं न गैस होते हैं, बल्कि इनमें एक अव्यवस्थित जो अणुओं का अव्यवस्थित समूह होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो द्रव होते हैं अव्यवस्थित समूह तो होते हैं, उसमें क्या होता है कि पंचभुजीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि इसके एक अणु के चारों तरफ 5 प्रकार से व्यवस्थित हो जाए, 5 दूसरे प्रकार के अणु व्यवस्थित हो जाते हैं या परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं। तो वो जो अणु और परमाणु की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि वह थोड़ी सी ढीली पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग नहीं होती। तो उसके बाद उन्होंने ये देखने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो द्रव होते हैं उनमें शॉर्ट रेंज पैकिंग तो होती है, बट लॉन्ग रेंज जो है वह पैकिंग नहीं होती, यानी शॉर्ट रेंज में अरेंजमेंट होता है बल्कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं होता है। और इनमें जो होते हैं वो द्रव अवस्था में संकुलन को आकर्षण के बल प्रभावित नहीं करते, बल्कि प्रतिकर्षण के बल प्रभावित करते हैं, इसलिए इनकी समन्वय संख्या जो है वो 4 से 11 के बीच परिवर्तित होती रहती है। तीसरा जो इन्होंने सिद्धांत, द्रवों का जो सिद्धांत है या द्रवों की संरचना से संबंधित सिद्धांत है, वो द्रवों का आयरिंग सिद्धांत है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार क्या कहा, इसके अनुसार मुख्य रूप से ये कहा गया कि द्रव जो होते हैं उनमें गैस व ठोसों के समान रूप से
गुण पाए जाते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा आयरिंग ने, कि जब किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो उसके आयतन में सामान्यतः 10% की वृद्धि होती है, जबकि अंतराणविक दूरी में लगभग 3% की वृद्धि होती है। अर्थात पूरे आयतन में द्रव के अणु रहते हैं, पूरे के पूरे जो आयतन होता है उसमें द्रव रहते हैं, केवल 3% आयतन में अणु नहीं पाए जाते। आयतन, कुल आयतन में 10% वृद्धि हो गई, पर जो अणु होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट करते रहने के कारण से वहाँ पर वैकेंट स्पेस नहीं पाया जाता, तो सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वह स्पेस ही खाली होता है, और ये स्थान रिक्त होता है, कि जो ये 3% होता है वो रिक्त होता है। और इस स्थान को आयरिंग ने जो है वो मुक्त आयतन बताया, फ्री वॉल्यूम की संज्ञा दी। ये रिक्त स्थान जो है वो आणविक आकार के होते हैं और पूरे द्रव में अव्यवस्थित रूप से बिखरे रहते हैं। ये जो फ्री स्पेस बताया है 3% का, वो भी क्या होता है, उनकी जो साइज होती है वह भी क्या होती है, अणुओं की साइज के बराबर ही होती है, और ये पूरे द्रव में समान रूप से फैला रहता है। ठीक है, रिक्त स्थानों के अणुओं में अधिकतम अव्यवस्था पाई जाती है, जबकि अणुओं में व्यवस्थित संरचना पाई जाती है। जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें जो है वो डिसऑर्डरनेस मैक्सिमम होती है, जबकि जो अणु, अन्य जो स्थान होते हैं जहाँ पे मुख्य रूप से अणु पाए जाते हैं उसमें ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, जो कि ठोसों के समान गुण होता है, और जो वैकेंट स्पेस होता है उसमें अरेंजमेंट होता नहीं है, जो गैसों के समान गुण होता है। फिर इसमें बात करते हैं, यदि VL तथा VS क्रमशः द्रव ठोस अवस्था के मोलर आयतन हो तो मुक्त आयतन के अन्य अणुओं का जो अंश होगा वो होगा VL माइनस VS अपॉन VL होगा। अर्थात अणुओं के इस अंश का व्यवहार गैस के समान होगा, जबकि बचे हुए अणुओं का अंश जो है यानी कि VS अपॉन VL होगा, जिसका व्यवहार ठोसों के समान होगा। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार जो द्रवों में गैस व ठोसों के समान गुण ही पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो गैस का मुक्त आयतन का जो अंश हो गया वो तो हो गया VL माइनस VS अपॉन VL, और जो ठोस का या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उसका जो है हमारे पास अंश हो गया वो हो गया VS अपॉन VL। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं उनमें ठोसों और द्रवों गैसों के समान गुण पाए जाते हैं। अब देखिए, ताप बढ़ाने पर वाष्प अवस्था में अणुओं की सांद्रता बढ़ती है, अतः मुक्त आयतन भी बढ़ता है। अर्थात क्रांतिक ताप पर द्रव व वाष्प के घनत्व समान हो जाते हैं तथा दोनों में विभेद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार द्रवों का मुक्त आयतन गैसों के मुक्त आयतन के समान ही हो जाता है। अब देखिए, क्रांतिक ताप TC पर क्रांतिक आयतन VC ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल होता है, अतः इसे क्रांतिक घनत्व द्वारा बताते हैं। आप जानते हैं घनत्व जो होता है वो होता है किसके बराबर, जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो मास अपॉन घनत्व के बराबर हो जाएगा, या द्रव्यमान बटावा घनत्व के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास VC इज इक्वल टू M अपॉन DC, जहाँ VC जो है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम और DC जो है वो क्रिटिकल डेंसिटी है, और मास जो है वो कांस्टेंट होता है। अब हम जानते हैं साम्य अवस्था पर वाष्प तथा द्रव का औसत घनत्व लगभग स्थिर रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में ताप वृद्धि के साथ थोड़ा घटता जाता है, जो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। रो एवरेज, रो भी घनत्व को प्रदर्शित करता है, तो रो एवरेज इज इक्वल टू रो जीरो इज माइनस एल्फा टी, जहाँ रो जीरो तथा एल्फा स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उपरोक्त संबंध को सरल रेखीय व्यास का नियम कहते हैं। अब सरल रेखीय व्यास के नियम को जो है व्यास के नियम को हम सम्मानित ताप यानी TR इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू T अपॉन TC तथा सम्मानित घनत्व जो है वो PR इज इक्वल टू P अपॉन PC के रूप में कुछ द्रव गैसों के लिए अगर प्रदर्शित करना चाहें तो हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे जैसे सम्मानित ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सम्मानित घनत्व क्या होता जाता है, वो भी बढ़ता जाता है। किसके लिए? गैस के लिए।
जबकि यानी कि गैसों में अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। परंतु जैसे जैसे सामान्य ताप जो है वह अगर अपन कम करते जाएंगे तो द्रवों में जो है वह घनत्व बढ़ता जाएगा, जो चित्र में दिखाया गया है। किस किस के लिए? डाइएथिल ईथर के लिए, आर्गन के लिए और हीलियम के लिए। अब आयरिंग तथा री के अनुसार किसी द्रव की ऊष्मधारिता Cv की को उपरोक्त विवेचना के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vs अपॉन VL इंटू 3R प्लस VL माइनस VS अपॉन VL इंटू 3/2R, जहाँ R गैस नियतांक है। इस समीकरण द्वारा प्रकृत जो है मान जो हैं वो प्रायोगिक मानों से काफ़ी मेल खाते हैं, विशेष रूप से एक परमाणु गैसों के लिए। अतः इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो द्रवों का आयरिंग सिद्धांत ये है। धन्यवाद। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें द्रव या जल की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठोस व द्रवों के गैसों में संरचनात्मक विभेद की बात करेंगे। तो जो है नेक्स्ट टॉपिक है, अपन नेक्स्ट क्लास में ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।